फिर से जंतर मंतर पहुंच गई है अन्ना हजारे और बाबा रामदेव की लड़ाई। दोनों ने एक ही मंच से सरकार के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद कर दिया है। दोनों के आंदोलन अलग, आंदोलन के मुद्दे अलग और आंदोलन की तारीखें भी अलग अलग, लेकिन विरोध का मंच दोनों ने एक ही चुना है। क्या यह पिछले आंदोलनों से लिया गया सबक है या फिर आंदोलन को सफल बनाने की नई रणनीति? एक तो लोकपाल आकर रहेगा या तो हमारा बलिदान होगा, दोनों में एक रहेगा। सरकार ने बार बार धोखा दिया, तो अब निर्णय करना पड़ेगा कि आखिर आंदोलन कब तक। अन्ना और रामदेव ने एक साथ भरी है हुंकार। इस बार के आंदोलन में लड़ाई होगी आर या पार। सरकार ने बार बार धोखा दिया। एक तो लोकपाल आकर रहेगा या तो हमारा बलिदान होगा, दोनों में एक रहेगा। 25 जुलाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना उठाएंगे आवाज और 9 अगस्त को काले धन के खिलाफ गरजेंगे बाबा रामदेव। 2 तारीखें, 2 मुद्दे और 2 आंदोलन, लेकिन मंच चुना गया है एक। इस बार दोनों ने मिलकर सरकार को ललकारा है। सरकार की मंशा नहीं है, इस देश का करप्शन मिटाने की मंशा नहीं है, इच्छा शक्ति का अभाव है इस देश का करप्शन को मिटाने के लिए। करप्शन को मिटाने के लिए इस सरकार की नीयत साफ नहीं है। डर क्यों लगता है? मजबूत लोकपाल बनाने से उसको डर क्यों लगता है? शायद इसलिए कि उनके मंत्रियों में से करीब आधे भ्रष्टाचार के आरोपों से खुद घिरे हुए, और लोकपाल बना दिया तो शायद ज्यादातर लोग जेल में चले जाएंगे। रामदेव और अन्ना एक दूसरे के मंच पर पहले भी नजर आते रहे हैं, लेकिन साझा आंदोलन का आगाज पहली बार किया है। पुणे में बाबा रामदेव और अन्ना हजारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी साझा लड़ाई का ऐलान किया। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहला आंदोलन 25 जुलाई को अन्ना हजारे का है, लेकिन अन्ना बार बार रामदेव के 9 अगस्त के आंदोलन का पहाड़ा पढ़ते रहे। अभी जैसे बाबा ने बताया कि निर्णायक अभी एक लड़ाई शुरू हो गई। 9 अगस्त क्रांति दिन है। इस देश के आज़ादी के लिए जो 9 अगस्त को क्रांति हुई देश में, ऐसे इस देश के परिवर्तन की क्रांति इस 9 अगस्त से बाबा जी डिक्लेयर करने वाले हैं। मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन हम साथ में रहेंगे, ये लड़ेंगे। शायद ये अन्ना हजारे और रामदेव की दोस्ती की एक बानगी भरती, जो ये संदेश देना चाहती थी कि अब जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी वो मिलकर ही लड़ी जाएगी। एक हम लोग तय किया, उन 25 तारीख को जो ग्रुप है, बाबा भी आएंगे, हम भी जाएंगे। 9 अगस्त को वो भी आएंगे, हम भी सब इकट्ठा जाएंगे और आगे की लड़ाई सब मिलकर लड़ेंगे, सब मिलकर लड़ेंगे। रामदेव और अन्ना हजारे के एक साथ आने पर अरविंद केजरीवाल की राय हमेशा सवालों के घेरे में रही, लेकिन एबीपी न्यूज से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने भी साफ कर दिया है कि दोनों आंदोलन मिलकर ही चलाए जाएंगे। दोनों आंदोलन एक दूसरे का साथ देंगे, ये तो हमेशा से हम कहते रहे, पिछले साल से ही हम कहते रहे। तो 9 अगस्त को स्वामी रामदेव जी जब आंदोलन करेंगे, हम सब लोग उसमें शरीक होंगे। 25 जुलाई को जब हम लोग आंदोलन करेंगे तो स्वामी रामदेव जी उसमें शरीक होंगे। यहाँ आपको ये भी बता दें कि टीम अन्ना जन लोकपाल बिल लाने के अलावा सरकार के 15 मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच की मांग कर रही है। इन 15 मंत्रियों में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति के उम्मीदवार और वित्त मंत्री रह चुके प्रणब मुखर्जी और गृह मंत्री पी चिदम्बरम भी शामिल हैं। 14 थे, अभी प्राइम मिनिस्टर उसमें ऐड होने के बाद 15 हो गया। इसमें क्या आ गया? 15 हो गए। अभी हमारा कहना है कि इन मंत्रियों के सब सबूत सोनिया गांधी, पंत प्रधान सबको भेजे हैं कि देखो ये फाइल है, हर एक की फाइल है, और हर एक की फाइल भेजा है, उनको स्टडी करो और जांच करो इसकी। भ्रष्टाचार को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ उसमें रामदेव और अन्ना हजारे साथ साथ खड़े थे, लेकिन बीतते वक्त के साथ दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गईं और दोनों के आंदोलन बिखरने लगे। सवाल यह है कि क्या दोनों ने पिछली गलतियों से सबक लेकर साथ चलने का फैसला किया है और क्या ये फैसला पिछले जन समर्थन दोहरा पाएगा?
अन्ना हजारे और बाबा रामदेव के इस तरह मैदान में साथ उतरने को पिछले आंदोलन के सबक के तौर पर भी देखा जा रहा है। अन्ना हजारे ने 5 अप्रैल 2011 को लोकपाल को लेकर जंतर मंतर पर पहला अनशन शुरू किया। रामदेव आए जरूर, लेकिन मंच से अपने काले धन की मुहिम का प्रचार शुरू कर दिया। यहीं से मनमुटाव शुरू हुआ। लोकपाल को लेकर अन्ना हजारे का पहला आंदोलन सफल रहा, लेकिन रामदेव का पहला आंदोलन पूरी तरह से नाकाम रहा था। 4 जून को बाबा रामदेव और उनके समर्थकों को दिल्ली के रामलीला मैदान से खदेड़ दिया गया। इस वक्त तक कामयाब थे अन्ना और नाकाम साबित हुए थे रामदेव। अन्ना की दूसरी लड़ाई शुरू हुई अगस्त 2011 में। अनशन पर बैठने से पहले ही अन्ना को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन यहीं से उनके लिए जन समर्थन उमड़ना शुरू हुआ। 17 अगस्त 2011 को अन्ना का साथ देने के लिए रामदेव तिहाड़ जेल के गेट पर पहुंचे, लेकिन उन्हें अन्ना हजारे से मिलने नहीं दिया गया। दिल्ली के रामलीला मैदान में खत्म हुआ अन्ना हजारे का ये अनशन भी सफल हुआ और जनता ने अन्ना का पूरा साथ दिया। अब तक अन्ना हजारे को रामदेव की कमी महसूस नहीं हुई थी, लेकिन अन्ना अपनी तीसरी लड़ाई में मानो मंच पर अकेले से दिखाई दिए। 27 दिसंबर को अन्ना हजारे ने मुंबई के MMRDA मैदान में अनशन का फैसला किया। एक तरफ अन्ना का अनशन शुरू हुआ तो दूसरी तरफ संसद में जन लोकपाल बिल पर बहस चल रही थी। अन्ना को उम्मीद थी कि मुंबई में जनता का सहयोग मिलेगा, लेकिन MMRDA मैदान से भीड़ नदारद रही। अन्ना का अनशन 3 दिन भी पूरी तरह नहीं चल पाया और तबीयत खराब होने की वजह से अन्ना को अनशन खत्म करना पड़ा। टीम अन्ना को अंदाजा नहीं था कि मुंबई के अनशन का ये हाल होगा, लेकिन अन्ना के आंदोलन का पार्ट 3 पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। वजह और भी थी, लेकिन आंदोलन की रूपरेखा तय करने वालों ने बाबा रामदेव के साथ चलने का मन बना लिया था और इस फैसले में सबसे आगे थे अन्ना हजारे। 20 मार्च को अन्ना हजारे बाबा रामदेव से मिलने हरिद्वार पहुंचे और दोनों के साथ आने का सिलसिला शुरू हो गया। अन्ना हजारे रामदेव के साथ एक मंच पर नजर आने लगे। शायद अन्ना को ये लगने लगा कि आंदोलन को मजबूती और रफ्तार देने के लिए उन्हें बाबा रामदेव के साथ की जरूरत पड़ेगी और बाबा रामदेव को अन्ना हजारे की। साझा लड़ाई का ये बिगुल दोनों ने साथ मिलकर बजाया है। बिगुल की ये गूंज सरकार के कानों में कितनी हरकत पैदा करेगी, इसका अंदाजा 25 जुलाई और 9 अगस्त को ही नजर आएगा। अब तक टीम अन्ना ने अन्ना के भरोसे ही सरकार से मोर्चा लिया है। अन्ना हजारे अनशन पर बैठे तो हिल गई सरकार, लेकिन इस बार अन्ना हजारे अनशन नहीं कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इस बार टीम अन्ना का अनशन कामयाब होगा। ये हैं वो तस्वीरें जब अन्ना के अनशन ने जनता को जगाया था। ये हैं वो तस्वीरें जब अन्ना बीमार पड़े तो ढीला पड़ गया था आंदोलन। लेकिन इस बार क्या होगा? क्योंकि इस बार 25 जुलाई को होने वाले आंदोलन में अन्ना हजारे अनशन पर नहीं बैठेंगे। खराब सेहत का हवाला देकर अन्ना हजारे के सहयोगियों ने खुद अनशन पर बैठने का फैसला किया है। इस बार अनशन पर बैठने वालों में खुद अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा चेहरा होंगे। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब टीम केजरीवाल अनशन पर बैठ रही है? हालांकि अरविंद केजरीवाल के मुताबिक लड़ाई का सबसे बड़ा चेहरा अन्ना हजारे ही रहेंगे। दूसरा आरोप ये लग रहा है कि अब ये टीम केजरीवाल हो गई है, क्योंकि किसने कहा? क्योंकि पैम्फलेट जो दिल्ली में शायद बटे उनमें सिर्फ अन्ना हजारे और आपकी तस्वीर थी, न किरण बेदी न प्रशांत भूषण। पर जो लोग अनशन पे बैठ रहे हैं वो एक तरह से अपील थी हम लोगों की तरफ से, तो वो अपील में चूंकि मैं अनशन पे बैठ रहा था तो वो मेरी तरफ से अपील छपी थी, तो इसमें अन्ना हजारे हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और वो तो रामदेव जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? रामदेव जी के साथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। जो भी अच्छे अच्छे लोग, मान लीजिए कल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाले करते हैं, उनके साथ भी करेंगे हम। अरुणा रॉय जी करेंगे तो उनके साथ भी करेंगे। दिलचस्प ये भी रहेगा कि इस लड़ाई को नई धार देने वाला फेसबुक पेज इस बार इस लड़ाई के साथ नहीं होगा। इस फेसबुक पेज को पत्रकार शिवेंद्र सिंह चौहान ने बनाया था। केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शिवेंद्र टीम अन्ना से अलग हो चुके हैं। इसके मुकाबले में टीम अन्ना ने
फाइनल वॉर अगेंस्ट करप्शन नाम से फेसबुक पेज बनाया है, लेकिन शिवेंद्र के पेज इंडिया अगेंस्ट करप्शन पर करीब 6 लाख लोग फॉलोअर थे। सिर्फ शिवेंद्र ही नहीं, इस बीच में कई बड़े नाम टीम अन्ना से अलग हो चुके हैं। सवाल यही है कि क्या जनता भी टीम अन्ना के साथ है? इसका फैसला अब होगा 25 जुलाई से होने वाले टीम अन्ना के आंदोलन के दौरान ही। लोकपाल बिल लोकसभा से पारित हो चुका है, जबकि राज्यसभा से इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया। फिलहाल इस पर सेलेक्ट कमेटी ने लोगों से सुझाव मांगे हैं, जबकि टीम अन्ना इस पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रही है। ये हैं 29 दिसंबर 2011 की तस्वीरें। राज्यसभा में लोकपाल बिल पर चर्चा हो रही थी। सदन में आरजेडी के राजनीति प्रसाद ने बिल की कॉपी फाड़कर विरोध जताया और अचानक ही सदन को स्थगित कर दिया गया। इसी के बाद अटक गया था लोकपाल बिल। कुछ महीने तक ठंडे बस्ते में रहने के बाद 15 जून को राज्यसभा ने 15 सदस्यों की सिलेक्ट कमेटी बना दी, जिसके अध्यक्ष बने कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी। उम्मीद की जा रही है कि अलग अलग पार्टियों के सांसदों से बनी ये कमेटी मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते के पहले दिन अपनी रिपोर्ट संसद के सामने रखेगी। यानी इस बिल के अगस्त के महीने में दोबारा राज्यसभा के सामने पेश होने की संभावना बन सकती है। पीटीआई के मुताबिक सरकार ने दावा किया है कि उसने दलों के बीच के मतभेद को कम किया है। सेलेक्ट कमेटी उसको देख रहा है। अभी 4-5 मुद्दा है, ये उनका रूलिंग पार्टी को, अपोजिशन को ये टक्कर चल रहा है, उसको अभी ठीक हो जाएगा। लेकिन सरकार के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होगी टीम अन्ना की आपत्तियों को दूर करना। 25 जुलाई को होने वाले आंदोलन से पहले पीएमओ में राज्य मंत्री नारायण सामी ने अन्ना हजारे को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में नारायण सामी ने लोकपाल मुद्दे पर अन्ना से मिले सहयोग की तारीफ की है और साथ ही बिल को जल्द लाने का भरोसा भी दिया है। हमारा सरकार का इंटेंशन ये बिल पास करने के लिए है। यूपीए 1, यूपीए 2 में एंटी करप्शन इनिशिएटिव हम इतना लिया। अभी आपको मालूम है आदरणीय अन्ना हजारे जी ने 3 मुद्दा बताया। लॉयर ब्यूरोक्रेसी में लोकपाल के अंदर लाने के लिए उसको हम प्रोविजन दिया। ये टाइम बाउंड डेली सिटीजन चार्टर, टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, उसके बारे में हम बिल संसद में लाया। अभी पूरा उन्होंने क्या किया, हम वायदा किया, आदरणीय प्रधानमंत्री ने बताया, उसको हम उनका पूरा किया। वैसे टीम अन्ना के तेवरों को देखकर तो लगता नहीं कि सरकार की मुश्किलें इस चिट्ठी के बाद भी थमने वाली हैं। टीम अन्ना सरकारी लोकपाल से बिल्कुल भी खुश नहीं है। टीम अन्ना सरकारी लोकपाल को कमजोर बता रही है, जबकि सरकार के मुताबिक उसने बेहतरीन कानून बनाया है। आइए आपको बताते हैं कि दोनों के बीच फर्क क्या है। टीम अन्ना भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक सख्त लोकपाल कानून चाहती है। क्या करेगा लोकपाल? इसका मुख्य मकसद है भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना। इसके तहत अब प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य और ग्रुप ए, बी और सी, डी के सरकारी कर्मचारी भी आएंगे। लोकपाल के तहत प्रावधान है कि 10 लाख से ज्यादा दान पाने वाले संगठनों और उनके कर्मचारी भी जनसेवक कहलाएंगे और उन लोगों के भ्रष्टाचार की जांच भी लोकपाल कर सकता है। वैसे तो प्रधानमंत्री को इसके बाहर होना चाहिए था, लेकिन हमने सहमति दिखाई, क्योंकि हमने विपक्ष की जो भावनाएं हैं उसको अपनाया, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक लोकपाल, सशक्त लोकपाल बिल पास हो, और कहा कि हाँ प्रधानमंत्री उन दायरे में आए, लेकिन कंडीशंस के साथ। टीम अन्ना का सबसे बड़ा विरोध है जांच के अधिकार को लेकर। टीम अन्ना मामला दर्ज करने से लेकर जांच करने और फिर सजा दिलवाने तक का पूरा जिम्मा लोकपाल को सौंपना चाहती है। टीम अन्ना चाहती है कि सीबीआई या तो लोकपाल का हिस्सा बने या लोकपाल को रिपोर्ट करे, पर अब तक सामने आए लोकपाल में लोकपाल के पास सिर्फ शुरुआती जांच का अधिकार है। सरकार सीबीआई के ऊपर अपना कंट्रोल बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और अगर सीबीआई के ऊपर सरकार का कंट्रोल रहता है तो ये पूरा का पूरा लोकपाल एक खोखले टिन के डिब्बे की तरह होगा, जिसके पास किसी तरह की कोई पावर नहीं है और जो केवल मात्र दिखावा रह जाएगा। सबसे क्रिटिकल चीज ये है कि सीबीआई को सरकारी शिकंजे से निकालकर सीधा लोकपाल के कंट्रोल के अंडर में लाना चाहिए। टीम अन्ना चाहती है कि केंद्र की तरह राज्यों में भी लोकायुक्त बने,
उसका गठन भी केंद्रीय कानून के जरिए किया जाए। इस पर भी अधिकतर दल सहमत नहीं है। उनके मुताबिक राज्यों में लोकायुक्त को बनाने का जिम्मा राज्य का ही होना चाहिए। सिटीजन चार्टर के मुद्दे पर भी टीम अन्ना और सरकारी लोकपाल में बड़ा फर्क है। सिटीजन चार्टर और जन अभियोग निवारण को लोकपाल या लोकायुक्त से अलग फ्रेमवर्क में रखने का हिमायती है सरकारी लोकपाल। ऐसी सिफारिशें पिछली स्टैंडिंग कमेटी ने की थी। टीम अन्ना की हमेशा से मांग रही है कि सिटीजन चार्टर यानी जनता की समस्याओं को तय वक्त पर सुलझाने के लिए लोकपाल को ही ताकत दी जानी चाहिए। जब मुझे अनशन छोड़ने के लिए पंत प्रधान का लेटर आ गया तो उसमें लिख कर दिया कि सिटीजन चार्टर अकाउंट, हम बोला पहले ये 3 मुद्दे लाओ, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर अकाउंटेंट, लोकपाल के दायरे में लाओ। पंत प्रधान ने लिख कर दिया और संसद में भी उसको पारित किया। 3 मुद्दों को संसद ने मान्यता दी और आज ये स्टैंडिंग कमेटी बोलते कि नहीं। जो हम लोगों ने सिस्टम सजेस्ट किया था वो ये था कि अगर उस डिपार्टमेंट में 2 लेवल पे अपील पे जाने के बाद भी अगर किसी व्यक्ति को अपनी समस्या का समाधान ना मिले तो हर डिस्ट्रिक्ट या हर ब्लॉक के अंदर लोकपाल का जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए। उस जुडिशियल ऑफिसर के पास आदमी जाए, उसको राजधानी में आने की जरूरत ना पड़े, ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऑफिसर हो और उस ऑफिसर की ये जिम्मेदारी हो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की तनख्वाह काट के आपको मुआवजे के रूप में दे। लोकपाल अब किस शक्ल में बाहर आएगा ये राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी तय करेगी और उसके बाद राज्यसभा उस पर मोहर लगाएगी। लेकिन सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो अब जो भी करेगी संसद के नाम पर ही करेगी। मैं कल उनको चिट्ठी भेजा, फाइनल चिट्ठी भेजा, विचार से पूरा डिटेल बोल के मैंने बताया। अभी संसद निर्णय करने वाला कौन है? मैं नहीं हूँ। निर्णय करने वाला संसद है। संसद निर्णय करेगा, उसके बाद द लोकपाल बिल अभी लागू होगा। लेकिन अब ना तो टीम अन्ना और ना ही बाबा रामदेव सरकार के दावों पर यकीन कर पा रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों का जोर आंदोलन पर ही रहेगा।